हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली एन एटम। पहले हम लोग एटम को जानेंगे, उसके बाद हम लोग उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को, मोल को जानेंगे कि मोल क्या है। तो अगर मैं एटम्स को कंसिडर करूं तो एटम्स में क्या होता है, एटम्स हमारे बनते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर। ठीक है। इन एन एटम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है। अब ये किसने डिस्कवर किया था? माइकल फैराडे के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चला था। ठीक है। माइकल फैराडे ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने पता लगाया था कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इन एन एटम, जिसे उन्होंने बाद में इनका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका जो मास बाय चार्ज रेशियो था, इनके जो चार्ज है, मास बाय चार्ज रेशियो, ये माइकल फैराडे ने निकाला था। उसके बाद मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसने उसका मास बताया, इलेक्ट्रॉन का मास बताया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आते हैं मेरे पास प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हैवी, दे वर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, और ये किया था गोल्डस्टीन के कैनल रे एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो ये जो प्रोटॉन्स थे, ये प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे एंड दे वर हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। फिर इन द एंड चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने बेरिलियम शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स से एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे इन्हें न्यूट्रॉन्स का पता लगा था। अगर हम लोग इनके मास की बात करें तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से, इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, इन्होंने इनके मासेस को निकाला, और इनके मासेस कुछ ऐसे आए। सबसे जो मेरा लाइटेस्ट एलिमेंट था वो था मेरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद थोड़ा हैवी हुआ मेरा प्रोटॉन, और सबसे हैवी था मेरा न्यूट्रॉन। अगर हम लोग देखें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑल सेम होते हैं, लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं इन अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। अगर मुझे एटॉमिक मास अगर मुझे पता करना हो, तो बेसिकली एटॉमिक मास इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ एन एटम। तो अगर हमें मास ऑफ एटम अगर पता करना है, तो फिर मुझे मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए होगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए होगा इन दैट एटम। ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे जो एटम्स होते हैं, दे आल्सो फॉर्म आयंस, और जब आयंस फॉर्म होता है तो आयंस फॉर्मेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्लस या माइनस होते हैं। अगर मैं अनायंस की बात करूं, अगर इनको इन जनरल हम लोग देखें, ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बेस फॉर्म करते हैं फॉर द केमिस्ट्री। ठीक है। हम जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी एटम की बात करते हैं, तो फिर हम लोग दो टर्म्स को यूज करते हैं। एक होता है मेरा मास नंबर और एक होता है मेरा एटॉमिक नंबर। अगर मेरे पास कोई एक न्यूट्रल एटम है, फॉर अ न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम है मेरे पास, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो फिर उसको अगर हम लोग उसको x से डिनोट करते हैं, इसको मैंने x से डिनोट किया, तो इसमें अगर मुझे पता करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक नंबर बताते हैं मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं मेरे एटॉमिक नंबर। अगर मेरे पास न्यूट्रल एटम है, तो फिर मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फॉर न्यूट्रल एटम। मास नंबर होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मास नंबर अभी जस्ट बताया कि मास नंबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो कितना, हम लोग कैसे करके पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर होगा एटॉमिक मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो यहां से मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग पता कर सकते हैं।
अगर बात करें मास नंबर की, तो हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन्स को या फिर एटॉमिक मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ये इसलिए क्योंकि एटम्स मेरा आयंस भी बनाते हैं, एटम्स आल्सो फॉर्म आयंस, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आयंस तो बनते हैं। तो अगर मैं अनायन की बात करूं, अनायन में हम लोग क्या करते हैं, अनायन में हम लोग न्यूट्रल एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, और कटायन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कटायन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन सेम, ठीक है। तो जो मेरा मास होगा दैट रिमेन्स सेम, सिर्फ उसके साइजेस चेंज होता है। अनायंस का साइज जनरली बड़ा होता है एंड कटायंस का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, लेकिन उनके मास चेंज नहीं होते। तो एज अ रिजल्ट हम लोग जब भी एटॉमिक मास हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसमें हम लोग ओनली द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेग्लेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब जो एटॉमिक मास है, इसको बाय डेफिनेशन कंसिडर किया गया है द मास ऑफ 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये है मेरा एटॉमिक मास। तो अगर मैं देखूं C12 आइसोटोप कंसिडर किया है, तो अगर ये मेरा एटॉमिक मास, ये है मेरा मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, तो इसका मतलब कार्बन में मेरे पास कितने होंगे, 12 विल बी इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ठीक है। और ये है मेरा एटॉमिक नंबर, मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो फिर यहां से क्या मिलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ कार्बन 12 आइसोटोप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं मेरे 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मेरे 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 6। जो एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का जो मास निकला था, मास ऑफ प्रोटॉन क्या था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये था फॉर 1 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना था मेरे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर मैं ग्राम्स में लिखूं, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन वाज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऑलमोस्ट सेम। तो इसका मतलब मेरा जो एटॉमिक मास होगा फॉर अ कार्बन 12 आइसोटोप, वो कितना होगा, वो होगा मेरा प्रोटॉन प्लस जितने भी सारे मेरे प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उन सबका मास। तो ये हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन, प्लस 6 इंटू मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आता है मेरा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आई एम सॉरी, ये नहीं आता है, ये तो हो गया बाई 12। इसको एक्चुअली मैं इसको अगर मैं यहाँ पर, दिस इज नॉट ये, अगर मैं यहाँ पर इसको मास को लिखूं तो ये आता है मेरा, इसको अगर मैं 6 करूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 mp प्लस mn, ये आ जाएगा मास ऑफ अ कार्बन एटम। ये नहीं आएगा, मास ऑफ अ कार्बन एटम ये आता है 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक मास। अब यहां पर मुझे क्या पता करना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होगा ये आ जाएगा 1/12 ऑफ दिस मास, 6 टाइम्स ऑफ mp प्लस mn। ये इसकी वैल्यू आती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये है मेरा एटॉमिक मास, द 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप। सो यहाँ से मुझे एटॉमिक मास पता चल गया, क्या हो गया ये, दिस विल बी, यहाँ पर मेरे पास कितने थे 12, यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियॉन्स थे, मेरे पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 न्यूट्रॉन्स, इसका मतलब इन अ टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट थे। उसका 1/12 कर दिया तो मुझे एक एटम का मास पता चल गया, दैट इज माई एटॉमिक मास, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसको यूज करते हैं एज आवर रेफरेंस
जिससे हम लोग दूसरों के मासेस निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी हम लोग पीरियडिक टेबल में देखते हैं तब हम लोग देखते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इट कम्स टू बी 1.008 इन टर्म्स ऑफ AMU। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ AMU। ये आता कहाँ से है? अगर मैं देखूं, मुझे पता है अगर मैं हाइड्रोजन को कंसिडर करूं तो हाइड्रोजन में क्या होता है, सिंपल जो हाइड्रोजन है 1H1 हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक प्रोटॉन होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स 0 होंगे और इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां से प्रोटॉन का मास कितना निकला था? प्रोटॉन का मास निकला था 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। मैंने इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखा है। अब जो मैंने एटॉमिक मास निकाला उसका भी मास कितना था? 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी अनसर्टेनिटी रह जाती है आफ्टर डेसिमल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 AMU जो निकला मेरा वो कितना हुआ? 1.660 अगर मैं लिखूँ इसको इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब हम लोग हर एक, ये -24 ग्राम बहुत बड़ा लग रहा है, इसको हमें इन शॉर्ट, हम लोग जनरली हमें आदत होती है कि हम लोग छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उनको जल्दी याद रखते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे करके निकाला? यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल दिया इन्होंने, जस्ट इसको डिवाइड करके। सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या था? मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और यहाँ पर ये है 1 AMU। ठीक है, 1 AMU। तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ AMU। तो फिर हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? हम लोग 1 बोलते हैं हमेशा। अगर उसे हम लोग ज्यादा, अगर मोलर मास जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, बेसिकली अभी क्या है, 1 जो 1 आता है पीरियडिक टेबल में फॉर द मास ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज बेसिकली इस कैलकुलेशन के बाद। आई नो ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है कैलकुलेशन, ये बेसिक, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बोरिंग सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। इससे सारी चीजें बाद में क्लियर होने लगती है कि क्या चीज कहाँ से आती है। ठीक है, तो 1 AMU इन द पीरियडिक टेबल कम्स फ्रॉम दिस। ठीक है, ये है मेरा एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोल, जिससे हमने स्टार्ट किया था हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो मेरा मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? So it is basically defined as the number of particles present in 12 gram of a carbon 12 isotope. 12 ग्राम ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये सिंपल सा, अगर मैं इसको मैथ्स के हिसाब से अगर देखूं तो मेरे पास, अगर मान लेते हैं अगर मेरे पास 1 पेन, मास ऑफ 1 पेन मेरे पास है 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स का मास है मेरा एक पेन का, और मुझे दिया गया है मास गिवन कितना है मेरे पास, गिवन मान लेते हैं मेरे पास, अगर गिवन मास होगा मेरे पास, गिवन मास अगर मेरे पास है 50 ग्राम्स, और मुझे पता करना है नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स। तो फिर ये क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 पेन करूंगी तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, इस सिंपल से मैथमेटिक्स का लॉजिक यही है कि हम लोग मोल कैसे निकालें। सो यहाँ पर क्या है, 12 ग्राम मेरे पास दिया है गिवन मास। तो गिवन मास कितना है कार्बन 12 आइसोटोप का? गिवन मास है मेरे पास 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम्स है मेरे पास फॉर अ कार्बन 12 आइसोटोप। और एटॉमिक मास से जो AMU की यूनिट थी वो क्या थी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मैंने कार्बन से ही निकाला था। ठीक है, तो ये तो एक का मास हो गया। अब मुझे पता करना है मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, अब इनटू हम लोग इसमें 12 कर देंगे। यहाँ पर क्या था, 6 न्यूक्लियॉन्स थे मेरे पास, ये एक एटम का मास आया, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, इसको इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो फिर यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं सिंपली देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मुझे चाहिए मास ऑफ अ कार्बन एटम, मास ऑफ 12C। तो ये यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पर प्रोटॉन्स है प्लस 6 यहाँ पर न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अगर मैं उनके मासेस को जोड़ दूं तो मेरे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास था, अगर मैं उनको कंसिडर कर लूं तो फिर यहाँ पर इसके मास आ जाता, इसका मास आ जाता है 1.99 समथिंग इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
ठीक है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब मैंने मास जोड़ लिया, कि मेरा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। ठीक है, तो मेरे पास मास है कार्बन 12 का, एक मास मेरे पास 1 एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम 1 एटम का मास है मेरे पास 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, गिवन मेरे पास कितना है, गिवन है मेरे पास 12 ग्राम्स। तो फिर यहाँ पर 1 मोल कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे मेरे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट विल बी 12 ग्राम बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो ये वैल्यू आती है मेरी 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज 1 मोल। ठीक है, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज 1 मोल। यही है मेरा 1 मोल। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स डिफाइन कर रही है, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक मोल कंसिडर करना है मुझे, तो फिर एक मोल में हमेशा मुझे याद रखना है कि कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसे एवोगैड्रो लॉ करते हैं। इसे एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने, अमेडियो एवोगैड्रो ने इसे डिस्कवर किया था, तो फिर उसके ऑनर में हम इसे एज एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब यहाँ से जो मोलर मास का कॉन्सेप्ट पहले आए, उससे पहले एक और चीज यहाँ पर गौर करने वाली है कि यहाँ पर मैंने कितना लिया, यहाँ पर मैंने 12 ग्राम लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अगर मैं जब पीरियोडिक टेबल में देखूं, तो फिर पीरियोडिक टेबल में देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, 12C6। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा मास है, एटॉमिक मास, सॉरी यहाँ पर ये मास नंबर है, मेरा एटॉमिक मास नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास होता है 12। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोल लूं, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा मेरा, इसका मोलर मास आ जाएगा 12 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन के पास, अगर 6 पॉइंट कार्बन एटम के पास, अगर कार्बन में, अगर मेरे पास कोई एक अमाउंट है कार्बन जिसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है कार्बन के, तो उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा 12 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन एटम्स के पास मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। तो इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, इसी को कहते हैं हम लोग मोलर मास। तो मोलर मास की यूनिट हो जाएगी यहाँ पर ग्राम पर मोल, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज मोलर मास। इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहां से मुझे हम लोग मोल्स कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम पता कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लूं मैं, अगर मान लेते हैं मेरे पास है 10 ग्राम्स ऑफ H2। ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ H2। तो मुझे पता करना है कि इसमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन की मास की बात करूं, वो कितना आता है 1, एक मोलर मास की, अगर मैं 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये आ जाएगा 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, 1 into 2 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, 2 ग्राम होगा। अब मेरे पास कितने हैं, मेरे पास है 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो भी मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो मेरे पास गिवन कितना है 10 ग्राम्स है। तो फिर यहाँ पर सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मेरे पास, जितना मास मेरे पास गिवन है और जितना इसका मोलर मास है, 2 ग्राम पर मोल। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएंगे, 5 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करना है। मेरे पास 1 मोल का मास था, मेरे पास गिवन मास था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने
जो सिंपल डिविजन से मैंने निकाल ली। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकल गया। मेरे नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास से, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 into 10 to the power 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे देखना है यहाँ पर कौन सा आइसोटोप गिवन है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर 17O8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एटॉमिक मास नंबर की बात करूँ, ये है मेरा 17, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरा एटॉमिक नंबर जो है वो है मेरा 8, तो दैट विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये मेरा न्यूट्रल एटम है। तो यहाँ से मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 17 माइनस 8, 9 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे पास 9 न्यूट्रॉन्स है for one atom, 9 neutrons in one atom of 17O8 मेरे पास कितने प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स? 9 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने एटम्स है? मेरे पास एटम्स है 12 into 10 to the power 25 एटम्स। तो इसमें कितना होगा? 9 into 12 into 10 to the power 25 न्यूट्रॉन्स, सिंपल। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है उसको आंसर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। हमें एवोगैड्रो नंबर भी कंसिडर करना है। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर देखूं, ये फर्स्ट दो ऑप्शंस तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने स्मॉल न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। पहले ही 10 to the power 25 दे दिया गया है, तो फिर यहाँ पर 10 की तो कोई पावर होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो एवोगैड्रो नंबर है उसका वैल्यू दिया गया है 6 into 10 to the power 23। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये कितना आ जाएगा? 9 into 2 into 6 into 10 to the power 2 into 10 to the power 20, इसको यहाँ पर 23 कर देते हैं, इसको 10 to the power 2 कर देते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा एवोगैड्रो नंबर Na। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1800 Na न्यूट्रॉन्स। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which has maximum number of atoms? अब यहाँ पर किसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है? यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स में ये इनका मोलर मास दिया गया है। इनका ये जो एटॉमिक मास हम लोग जिसे कहते हैं एटॉमिक मास, वो दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर एटम्स फाइंड करने हैं तो मैं पहले इसके मोल्स देख लेते हैं कितने हैं। ये सारे के सारे मेरे मोलर मास है, ठीक है। तो पहले मोल्स देख लेते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो फिर कार्बन के पास गिवन मास क्या है? 24 ग्राम्स, और इसका मोलर मास है 12 ग्राम्स। तो ऑप्शन ए के लिए कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर गिवन मास है 24 ग्राम्स और ये 12 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 2 मोल्स। सेकंड में देख लेते हैं, एन कितना आ जाएगा? 56 ग्राम है गिवन मास, और मेरा मोलर मास भी 56 ग्राम पर मोल है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 मोल। बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं, सिर्फ फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें मोल्स मेरे 2 हैं, 2 मोल्स हैं, और बाकी सारे के सारे ऑप्शंस में नंबर ऑफ मोल्स है मेरे 1, ठीक है। मुझे पता है 1 मोल में कितने एटम्स हो सकते हैं? एटम मैक्सिमम सिर्फ 6.022 into 10 to the power 23। तो इसका मतलब मेरा मोलर मास कितना भी हो, मुझे सिर्फ देखना है कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सबके सब में सारे के सबके मोलर मास अलग अलग हैं, सबके गिवन मास अलग अलग हैं, लेकिन सब में इन सब बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी, इन तीनों में द नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? एटम मैक्सिमम 6 into 10 to the power 23, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑप्शन ए ही है जिसमें मेरे 2 मोल्स तैयार हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The largest number of molecules is in, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर 2 क्वेश्चन साथ साथ हैं। पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है,
तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट अगर मैं देखूँ वाटर का मेरा मोलर मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल। फिर अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का देखूँ, इसका होता है 28 ग्राम पर मोल। इथाइल अल्कोहल बेसिकली होता है मेरा इथेनॉल, तो उसका अगर मैं देखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो इसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल। और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मेरा होता है 108 ग्राम पर मोल। सबके अगर मैं मोल्स निकालूँ तो सबसे ज्यादा मोल्स मेरे किस में आ रहे हैं, वाटर में। सबसे ज्यादा मोल्स आ रहे हैं मेरे वाटर में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में होंगे, वाटर में होंगे। ठीक है, क्योंकि मोल अगर ये सारे के सारे मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर अगर मैं इनसे अगर मैं मोल से अगर मैं एवोगाड्रो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं देखूं कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूल देखूं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेरा CO2। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ मुझे क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, जो बताते हैं मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 + 2 × 8, दैट विल बी, ये आ जाएगा मेरा 16, 6 + 16, तो ये आ जाएगा मेरा 22। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर है सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए 22 इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस्पिरिन हैज अ फॉर्मूला ऑफ C9H8O4. How many atoms of oxygen are there in a tablet weighing 360 milligram? तो एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या है मेरा, C9H8O4। ठीक है, तो अब इसका मैं मोलर मास अगर मैं निकाल लूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 12 + 8 × 1 + 4 × 16। इन सब का सम देख लेते हैं कितना आता है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, 180 ग्राम पर मोल। अब मेरे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास है मेरे पास, गिवन है मेरे पास 360 × 10⁻³ ग्राम्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता करने तो वो हो जाएगा मेरा 360 × 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 180 × 10⁻, सॉरी यहाँ पर कोई 10 पावर नहीं है, तो ये 180 ग्राम पर मोल। तो ये आता है मेरा 2 × 10⁻³ मोल्स। अब मुझे पता करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ एस्पिरिन में मेरे पास कितने हैं, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्पिरिन इसमें कितने हैं मेरे पास, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास अगर ये 2 × 10⁻³ मोल्स है, तो इसको मैं अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ मुझे मॉलिक्यूल्स करने हैं तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ Na, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, अगर मुझे अभी इसमें एटम्स पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 × 2 × 10⁻³ इंटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरा आंसर आता है 4.81 × 10⁻21 एटम्स। तो ये हो जाता है मेरा ऑप्शन डी। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.011 × 10⁻22 atoms of an element weighs 1.15 gram. Find the atomic mass of the element. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मेरे पास गिवन मास क्या है, जो भी गिवन है पहले वो देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर गिवन मास है, गिवन है मास यहाँ पर 1.15 ग्राम, गिवन है मेरे पास 1.15 ग्राम। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास दे दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं,
नंबर ऑफ एटम्स है 3.011 इंटू 10⁻²2। ठीक है, ये हो गया। तो अब मुझे पता करना है मेरे पास नंबर ऑफ कितने मोल्स है मेरे पास जो क्वांटिटी है वो दे दी गई है और मुझे पता है क्या 1 मोल कितना होता है। 1 मोल होता है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23। अगर 1 मोल इतना है, मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा मेरा 5 इंटू 10⁻⁻2। इतने सारे मेरे पास मोल्स हैं। ठीक है, मेरे पास इतने सारे मोल्स हैं। अब मुझे पता है कि मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग। मोल्स होता है मेरे पास गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, मुझे क्या पता करना है, मुझे अभी मास पता करना है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे मास पता करूं, मास ये कितना हो जाएगा। गिवन मास मेरे पास यहाँ पर कितना है, गिवन मास है मेरे पास 1.15 ग्राम डिवाइडेड बाय द मोल्स। तो मोल्स मेरे पास कितने हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मोल। तो ये आता है मेरे पास 23 ग्राम्स पर मोल। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, मुझे यहाँ पर पता करना है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो ये किसके लिए है, ये फॉर 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अगर मुझे एटॉमिक मास पता करना है तो मुझे सिर्फ मोल्स को हटाना है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर मेरा एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा मेरा 23 in terms of atomic mass unit. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।